मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों ये क्लास 10th का आपका जो है ये कल मैंने आपको दिखाया था और अभी मैं आपको उसका पूरा सिलेबस में अपलोड कर दूंगा। तो ध्यान दीजिए आपको क्या क्या पढ़नी है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है विषय सूची में। सबसे पहला जो है और यहाँ कल ही जो है वो न्यू सिलेबस यूपी बोर्ड वालों का आ गया है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले यूनिट 1 में आपको संख्या पद्धति पढ़नी है और ये अभी मैथ्स का ही मैं बता रहा हूँ, बाकी और सब्जेक्ट का मैं आपको बताऊँगा बाद में। तो पहला है वास्तविक संख्याएं, जो कि ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। दूसरा बीजगणित में हम लोग का बहुपद है, दो चर वाला रैखिक योग समीकरण युग्म है, द्विघात समीकरण है और समांतर श्रेणियां हैं। ठीक है, ये यूनिट 2 में बीजगणित में हम लोग को ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति है, जिसमें से हम लोगों को ये सारे विभाजन सूत्र पुनरावलोकन सब कुछ पढ़ने हैं इसमें। फिर ज्यामिति में मेरा है त्रिभुज वृत्त, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और त्रिकोणमिति भी पढ़नी है। और ध्यान दीजिएगा त्रिकोणमिति को रिमूव कर दिया गया है न्यू सिलेबस से। ठीक है, अच्छा हाँ, क्लास 10th में दिया गया है, क्लास 9 में नहीं दिया गया है। तो क्लास 9 में त्रिकोणमिति को रिमूव किया गया है और क्लास 10 में तो पढ़ना ही है। तो त्रिकोणमिति का परिचय हो गया, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ होंगी, ऊंचाई एवं दूरी, ये भी पढ़नी है हम लोगों को। ठीक है, इसके बाद हम लोग को मेंसुरेशन पढ़ना है। मेंसुरेशन वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़नी है और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, जिसमें से ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और सांख्यिकी तथा प्रायिकता, अब यहाँ देखिए सांख्यिकी तथा प्रायिकता पढ़नी है। ये आपका पूरा यहाँ से 70 नंबर का टोटल पेपर होगा और 30 अंकों का आपका प्रैक्टिकल होगा, जो स्कूल में आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाकर आपको लिखवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है। और आपको एक रफ या अपना फेयर कॉपी ज़रूर बना लेनी है और शुरू से पूरा देखते जाना है और लिखते जाना है, मैं आपको समझा दूंगा। तो वास्तविक संख्याएं रियल नंबर क्लास 9 में मैंने आपको पढ़ाया है और आप नहीं आपने वीडियो देखा है तो प्लेलिस्ट में आप क्लास 9 मैथ्स डालोगे तो उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएंगी। इसके बाद है आपको टॉपिक 1 में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये हम लोग को टॉपिक 1 पढ़ना है। अब इससे पहले ये जानिए क्या होता है। पिछली कक्षाओं में हमने वास्तविक संख्याओं जैसे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन किया था और इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए उसके महत्वपूर्ण गुणों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इन गुणों के अंतर्गत हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी जो फंडामेंटल थ्योरम होता है अरिथमेटिक का, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक 1 है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। पहला है अभाज्य और भाज्य संख्याएं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। हम सभी लोग क्लास 6-7 में ही पढ़ चुके हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है या कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि संख्या एक के अतिरिक्त वे संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे मैं आपको कॉपी पर करके भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, देखिएगा। जितनी भी हमारी संख्याएं होंगी, जैसे 1 को छोड़कर 2, 3, 5, 7, 11, 13, अब ये ऐसे नंबर आप देख रहे हो कि जो खुद से ही कटेगा। क्या किसी और के टेबल में ये नंबर आता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 नहीं आता है। तो जब नहीं आता है तो यही मेरा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ठीक है, यही है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आप आ जाइए, देखिए लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, फिर है 17। इस तरह से आपको जो है पूरा कम से कम 100, 1 से लेकर 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर हैं उन प्राइम नंबरों का स्क्वायर और क्यूब, है ना, इन सब का वैल्यू भी आपको आना चाहिए। फिर इसके बाद संख्या एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हों, उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी अब एक के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं जो स्वयं के साथ किसी दूसरे नंबर से भी विभाजित हो रहा है, मतलब ठीक इसका उल्टा, प्राइम का ठीक उल्टा कंपोजिट, बस यही आपका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्याएं। यानी इसमें क्या था अभाज्य संख्या में कि एक के अतिरिक्त केवल 1 को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो सकता, तो वो हमारा अभाज्य संख्या था। लेकिन इसमें एक के अतिरिक्त, एक को छोड़कर जितने भी खुद से भी कटे और किसी दूसरे नंबर से भी कटे, तब वो मेरा क्या होता है, भाज्य संख्याएं होती हैं, जिसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर नोट पॉइंट है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब ये सारी चीज़ें आपको फेयर कॉपी में नोट करनी है। ठीक है, फेयर कॉपी में आप सभी लोगों को नोट करनी है
अब यहाँ देखिए संख्या 1 न तो अभाज्य संख्या और न ही भाज्य संख्या है, हम जानते हैं। संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है। भाई हम जानते हैं कि अब हम लोग को सम संख्या और विषम संख्या पता होना चाहिए। सम संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो और जिसका शेषफल 0 हो, और ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो और जिसका शेषफल 0 ना हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। और जो 2 से विभाजित हो, शेषफल 0 आता हो, तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो यही है। तो संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या में यहाँ पर 2 से स्टार्टिंग हुआ है तो सबसे छोटी है, लेकिन अगर भाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 है। ये पूछता है एग्जाम में कि भाज्य संख्याओं की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो आप 4 लिख दीजिएगा, और अभाज्य संख्याओं की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 2 लिख दीजिएगा। तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या की अगर हम बात करेंगे तो वो 9 है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और स्वयं वह संख्या। चूँकि 1 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते समय 1 का प्रयोग नहीं करते हैं। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब आप यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं कि सर 1 भाज्य या अभाज्य संख्याएँ क्यों नहीं हैं? देखिए भाई, अभाज्य संख्या तो हम लोग जानते ही हैं कि जो केवल खुद से कटे और किसी और नंबर से ना कटे। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं 1 को ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी मान लीजिए नंबर लीजिए, जैसे मैं 3 को लिया, अब इस 3 को मुझे कट करना है, तो 3 को कट करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं इसमें या तो 1 का गुणा कर दूँगा या मैं 1 का भाग दे दूँगा। चाहे मैं 1 का भाग दूँ या 1 का गुणा करूँ, तो आ तो रहा है 3, लेकिन ये तो फिर विरोधाभास हो जाएगा, यानी ये मेरा आंसर को गलत प्रूफ कर देगा, क्योंकि मैंने तो भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या का डिफिनेशन मैंने पढ़ा है। वो कह रहा है कि भाई 1 के अलावा, मतलब 1 ना हो और इसके अलावा कोई और भी नंबर ना हो जो इसको काट सके। तो भाई ये तो 1 तो काट रहा है इसको, क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया। तो इसीलिए हम 1 को कंसीडर नहीं करते हैं। 1 को हम यहाँ पर प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर के रूप में हम नहीं लेते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के रूप में हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो 4, 6, 8 था हमारा, ये कंपोजिट नंबर की अगर बात करें तो उसने कहा था कि जो खुद से कटे और उसके अलावा भी जितने नंबर हैं उससे भी कटें। तो 4 तो 1 से मान लीजिए कट रहा है, लेकिन क्या कोई और इसके अलावा नंबर है जो उसको काट रहा है? नहीं है। तो इसलिए हमारा क्या है, 1 भी हमारा कंपोजिट नंबर कंसीडर नहीं माना जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 4, 6, 8 इस प्रकार सारे नंबर जो हैं ये हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। अब आ जाइए नोट पॉइंट को ध्यान दीजिए, इतना आपको जो है वो फेयर कॉपी में लिखनी है, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। अब आ जाइए किसी संख्या के गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? फैक्टर ऑफ नंबर। यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित या शेषफल शून्य करती है, तो विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड कहलाती है। जैसे 20 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5 तथा 10 है ना। 20 के गुणनखंड हम जानते हैं। अब ये 20 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 10 आया कैसे? देखिए यहाँ पे, अब जैसे मैंने 20 लिखा, अगर मैं यहाँ से 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 10 जा क्या होता है? 20 होता है। तो शेषफल मेरा 0 आया ना। तो बस यही कह रहा है यहाँ पर कि जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए और शेषफल 0 आ जाए तो इसे हम एक गुणनखंड बोल सकते हैं। मतलब 20 को हम 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 2 जा हमारा 20 होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं 20 को कट करूं, यहाँ से 4 से कट करूं, ठीक है। अगर मैं 20 को यहाँ से 4 से अगर कट करूं तो 4 5 जा होता है 20। तो ये भी मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो हम 20 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको देखिए हम बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, और ये जो नीचे हमारा 0 आता है उसे हम बोलते हैं शेषफल। इंग्लिश में हम इसे डिविडेंड बोलते हैं, डिवाइज़र बोलते हैं, और कोशेंट बोलते हैं, और रिमाइंडर बोलते हैं।
तो इंग्लिश में भी मैं लिख दे रहा हूँ, इसे हम बोलेंगे डिवाइज़र, इसे हम बोलेंगे डिविडेंड, इसे बोलेंगे कोशेंट, और इसे हम बोलेंगे रिमाइंडर। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक फार्मूला मेरा बन करके आ गया कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है, जो मैंने इसी 20 को लिखा हुआ है यहाँ पर, तो डिविडेंड इज इक्वल टू होता है ये मेरा हो जाएगा डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला आपको नोट कर लेनी है, इस फार्मूले का यूज़ आपका इस टॉपिक में होने वाला है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे ही डिविडेंड के प्लेस पर 20 मैंने लिखा हुआ है, और 4 क्या था यहाँ पर, डिवाइज़र था, और 5 मेरा था कोसेंट, और लास्ट में जो मेरा 0 आया था वो रिमाइंडर। तो यही चीज़ है प्लस 0, यही चीज़ ये है यहाँ पर। डिविडेंड के वैल्यू पर 20, डिवाइज़र के प्लेस पर हो गया 4, और कोसेंट की जगह 5, और प्लस ये रिमाइंडर। तो डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यही अब ये चीज़ें अब आपको समझ में आ जानी चाहिए क्या है, ठीक। इसके बाद है गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, देखिए, गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंडों की वह श्रृंखला जिसे वृक्ष के रूप में लिखा जाए गुणनखंड वृक्ष कहलाती हैं, जिसे गुणनखंड वृक्ष कहलाती हैं। अब देखिए, जैसे 28 के गुणनखंडों को निम्नलिखित वृक्ष के रूप में निम्नवत दर्शाया गया है। अब 28 को लिखा हुआ है 2 और 14 के रूप में, 14 को लिखा हुआ है 2 और 7 के रूप में। तो ये एक पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार पेड़ों के ब्रांचेस जो हैं वो निकले होते हैं, वैसे ही यहाँ पर गुणनखंड वृक्ष कहा गया है। तो 14 का गुणनखंड क्या होता है, 2 और 7। तो ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, और यहाँ संख्याएँ 2 और 7 संख्या 14 के अभाज्य गुणनखंड हैं, तथा 14 संख्या 28 का एक गुणनखंड है। कैसे, 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28। तो ये मेरा आ गया। तो यहाँ पर संख्या 28 को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो 28 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम में आपका आता है कि भाई इसका गुणनखंड जो है इसका जैसे नंबर दे दिया 4095 का गुणनखंड वृक्ष की सहायता से आप निकालिए। तो बहुत आसान है। सबसे पहले इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालोगे तो आ जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है, देखिए। देखिए, नंबर जो दिया गया था वो था मेरा क्वेश्चन था 4095। अब ऐसे हम डायरेक्टली हम वृक्ष में नहीं बना सकते हैं। वृक्ष को वृक्ष में बनाने के लिए हमको यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर 5 है, तो जब लास्ट का नंबर 5 होता है तो ये मतलब एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो किसी ऑड नंबर से ही कटेगा। तो मैं 3 से एक बार ट्राई करता हूँ, 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। तो हमेशा छोटे नंबर से आपको प्रयास करना है आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो करने का ये तरीका, जिसे अभाज्य गुणनखंड विधि हम बोलते हैं। तो यहाँ से 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3 हो गया, कैरी बचा यहाँ 1, 3 3 जा 9, फिर कैरी बचा 1, फिर 3 6 जा 18, फिर कैरी बचा 1, यानी यहाँ पर हो गया 15। तो 3 5 जा 15, फिर 3 से कट करिए, 3 4 जा 12, फिर यहाँ पर 1 बचा, 3 5 जा 15, फिर यहाँ 1 बचा, 3 5 जा 15, फिर है 5 4 9। हाँ, अब तो 3 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा यहाँ पर, और नंबर हम देख लेते हैं। तो 5 से कटेगा डायरेक्ट, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 5 10 4 14, 3 के टेबल में 14 नहीं आता है। तो 5 से कट करके देख लेंगे, 5 9 45, 5 1 5,
फिर 91 जो है डायरेक्ट जो है वो 7 से कटेगा, क्योंकि 13 सत्ते 91 होता है, तो 7 से 13 बार में कट जाएगा और फिर ये 13 एकम 13 हो जाएगा, क्योंकि ये 13 जो है मेरा प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर खुद से ही वो नंबर कटेगा। फिर इसके बाद अब इसका हम फैक्टर ट्री बनाएंगे ऐसे। तो ये जो नंबर था इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 1 3 6 5। फिर इसके बाद इसका फैक्टर ट्री बनाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 3, फिर इसको लिखेंगे 4 5 5। ठीक है, फिर इसके बाद 4 5 5 की जगह फिर ऐसे ट्री बनाएंगे, फिर 91 को पकड़ेंगे, 5 को पकड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 91। फिर 91 को हम ऐसे फैक्टर ट्री बनाएंगे, 91 की जगह हो जाएगा यहाँ पर 7 और यहाँ पर हो जाएगा 13। फिर 31 का पकड़ेंगे, यहाँ पर 13 1 जा, ये लास्ट में 1। बस आपका यही आंसर है। तो इस प्रकार हमको यहाँ पर दिखाना है। फिर लास्ट में ऐसे लिख दीजिएगा यहाँ पर 4 0 9 5 इक्वल टू, ये सारे जो नंबर है वो एक तरफ कर लीजिए, इन सारे नंबरों को 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, यही आपका क्या है फैक्टर ट्री का आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। बाकी हम लोग नेक्स्ट अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आपको ये फार्मूला याद रखनी है जो मैंने बताया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ये इसी फार्मूले पर हम लोग उस फंडामेंटल थ्योरम को सॉल्व करेंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़कर आइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद, जय भारत।